यस गाइस, अभी देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी लॉ एग्जिस्टेंस में आता है उसका प्रोसीजर। अब ये बात भी मैंने आपको बताई कि ये रेवेन्यू है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने का कोशिश करेगा, हम कम से कम पे करने का कोशिश करेंगे। तो जो इसके रूल्स रेगुलेशन है, कैसे ये टैक्स कलेक्ट होता है, वो सब क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। तो जो इनकम टैक्स होता है वो 4 चीज़ों से गवर्न होता है। इनकम टैक्स जो होता है 4 अलग अलग चीज़ों से गवर्न होता है। पहला, इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा, इनकम टैक्स रूल्स 1962। सर्कुलर्स एंड clarifications issued by CBDT. CBDT is nothing but Central Board of बराबर, और लास्ट में जुडिशियल जजमेंट्स। ये 4 चीज मिलके इनकम टैक्स को पूरा कंपोज करती है। ये जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट इज मेन एक्ट और टेक्स्ट। ये मेन है जिसमें सब लिखा हुआ है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 से ये एग्जिस्टेंस में आया था, ये पहला एक्ट। बरोबर, इसमें सब पूरा लॉ लिखा है, क्या इनकम टैक्स कैसे होगा। हम लोग मेन यही पढ़ते हैं। इनकम टैक्स रूल फॉर एनी प्रोसीजर और वैल्यूएशन एक्सेट्रा रूल्स आर मेड। बरोबर, तो यहाँ पे कहीं पे कोई चीज बोली होगी ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके रूल्स किधर होंगे? इनकम टैक्स रूल के अंदर। बरोबर, तो यहाँ पे जो भी कुछ प्रोसीजर होगा, कोई वैल्यूएशन होगा, वो सबके लिए रूल्स में रेफरेंस होगा कैसे करने का। वो एक्ट में नहीं लिखा रहेगा। एक्ट में खाली इतना लिखा रहेगा, वैल्यूएशन टू बी मेड एज पर इनकम टैक्स रूल, प्रोसीजर टू बी फॉलोड एज गिवन इन रूल्स। बरोबर, तो फॉर एनी procedure, submission or valuation enact income tax rules are given। बरोबर, अब एक्ट रूल्स में कोई चीज दी होगी पर वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रही, सबको कंफ्यूजन है, तो सीबीडीटी उसके लिए सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन इशू करता है कि भाई वो जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है। जैसे कभी कभी अभी ये जो बजट आता है, फेब में बजट आता है ना, बजट आने के 5 दिन के अंदर सीबीडीटी इंपॉर्टेंट चीजों के सर्कुलर भेज देता है। उसको खुद को समझता है कि ये चीज बरोबर नहीं लिखी है एक्ट में, इसके अंदर बच्चों को डाउट होगा, जो सिटीजन है उनको डाउट होगा, तो इसका प्रोसीजर क्या रहना चाहिए, वो फटाफट इशू करती है। तो सीबीडीटी बेसिकली चीजों को इंटरप्रेट करके दे देती है। बराबर, अब वो इंटरप्रिटेशन जो है सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, तो इनकम टैक्स के तो सब जन को एप्लीकेबल है और वो बेसिकली सेक्शन को इंटरप्रेट करके बता रहे हैं। जब वो इंटरप्रेट करके बताया तो जरूरी नहीं कि वो इंटरप्रिटेशन हम वैसा ही ले। बरोबर, तो सपोज करो सीबीडीटी ने एक प्रोविजन है, उसका इंटरप्रिटेशन दिया 1 + 1 = 11, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर हैं उनको तो बात माननी ही पड़ेगी, वो तो अगेंस्ट नहीं जा सकते। समझो कि दिनेश बोला इधर 1 + 1 रीड करके 11 आता ही नहीं है, आपने कुछ गलत ही दिया है,
आई विल नॉट फॉलो दिस। तो ये इसका रिटर्न फाइल करेगा तो 1+2 लिखता है। ऑफिसर को क्या करना है? 1+1 11। वो बोलेगा ये गलत है 11, मैं तो इसके हिसाब से इनकम टैक्स चार्ज करूंगा। ये बोलेगा तुम गलत है, वो बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे माई बाप ने बोला है। तो ये क्या करेगा? कोर्ट में केस करेगा, क्योंकि सीबीडीटी कोर्ट के ऊपर नहीं है। कोर्ट आर जुडिशियल अथॉरिटीज, वो उनको अक्ल होती है इंटरप्रिटेशन की। तो कोर्ट के ऊपर सीबीडीटी के रूल अप्लाई नहीं होते। सीबीडीटी के रूल खाली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए अप्लाई होते हैं। अगर समझो सीबीडीटी ने कोई ऐसी चीज बोली जो हमारे फायदे की है, हमको फॉलो करना है तो करो ना थोड़ी है। एसएससी के फायदे की चीज है तो कोई ना नहीं है, समझे बरोबर से। तो सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशंस इशूड बाय सीबीडीटी, ये जो सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस सीबीडीटी इशू करती है, दीज आर issued to give proper meaning to any provision। कोई प्रोविजन रहेगा उसको मीनिंग देने के लिए, और टू एक्सप्लेन सम प्रोविजन, कोई प्रोविजन रहेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एंड सो ऑन। पांडे जी, एंड सो ऑन, बरोबर। बहुत जन जाके मुझे पता है, हाँ है ना। मतलब क्लैरिफिकेशन सर्कुलर जो भी इशू करते हैं वो सीबीडीटी ये सब समझाने के लिए करेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑफिसर्स of income tax department to follow it। It is not mandatory for SSC, SSC मतलब हम लोग, and judicial authorities, उनके लिए मैंडेटरी, जुडिशियल अथॉरिटी के लिए मैंडेटरी नहीं है और एसएससी के लिए मैंडेटरी नहीं है, बरोबर। इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर एसएससी, देन एसएससी कैन फॉलो इट। उसको चाहिए तो फॉलो कर सकता है, उसको लगता है उसके बेनिफिट का है तो वो फॉलो कर सकता है। अगर उसको लगता है मुझे फॉलो नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा वहां से। जुडिशियल जजमेंट, जुडिशियल जजमेंट मतलब क्या होता है? जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑन एनी इश्यू। और हमेशा ध्यान रखना ये लड़ाई झगड़ा हमेशा एसएससी चालू करता है, क्योंकि उनकी बात हमें पसंद नहीं आती, इसलिए लड़ाई झगड़ा चालू होता है। यहाँ पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे आईटीएटी होता है, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल, आईटीएटी, बरोबर। उसके नीचे होता है सीआईटी अपील। सीआईटी बोले तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और अपील्स, अपील्स बोले तो उसका नाम के आगे ही रहता है, मतलब सीआईटी एक नॉर्मल ऑफिसर भी होता है और कोर्ट भी होता है। तो ये सीआईटी कोर्ट है, इसके आगे अपील लिखा है मतलब ये क्या है? कोर्ट। अगर खाली सीआईटी लिखते हैं मतलब ऑफिसर जो ऑफिस में बैठता है, असेसमेंट करता है, वो सब रहता है, बरोबर। और इसके नीचे बाकी लोग आते हैं। तो जुडिशियली ऐसे चलती है, सबसे ऊपर कौन है? फिर उसके नीचे, फिर आईटीएटी और, बरोबर। अब ये जो रहता है जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया।
उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है, जो उसने बोल दिया वो मानना ही पड़ेगा, आप कभी उसको अपोज नहीं कर सकते हो। तो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर, कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है, हर सबऑर्डिनेट कोर्ट हर लोगों को मानना कंपलसरी है। इफ देयर इज controversy in judgment of Supreme Court, then judgment of largest bench will be applicable. लार्जेस्ट बेंच का जो जजमेंट रहेगा वो एप्लीकेबल रहेगा। लार्जेस्ट बेंच मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी केस होता है ना, केस की सिवियरिटी देखने के बाद डिसाइड होता है कि वो केस कितने जज हियर करेंगे। नॉर्मल केस एक ही जज सुनता है। देखो वो एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना, जॉली एलएलबी, देखो वहां एक ही जज रहता है, बराबर। अगर लगता है केस बहुत क्रूशियल है तो जज 2, 3, 4, 5 ऐसे होते हैं, बराबर। उसको बेंच बोलते हैं, एक जज की बेंच, 2 जज की बेंच, 3 जज की बेंच, 5 जज की बेंच। वो अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, देखो उसमें बहुत सारे जज रहते हैं। फिर आपको पता रहेगा तो पहले आज के करीबन 4-1 साल पहले की बात है, शायद उससे भी पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था अयोध्या इशू पे। तो देखो 3 जज थे उसमें, फिर अभी जजमेंट दिया। देखो वो हमेशा बोलते हैं इस केस को 3 जज सुन रहे हैं, 5 जज सुन रहे हैं, तो वो जजमेंट कैसे आता है, 3 जज सुन रहे हैं तो जो मेजोरिटी बोलेंगे वो जजमेंट है। तो हर डिसीजन मेजोरिटी से होता है। तो समझो एक 5 बेंच की जज की बेंचेस थी, मतलब ये 5 जन सुन रहे थे, इन्होंने बोला 1+1 11 है। एक 3 बेंच की सुप्रीम कोर्ट की थी, उसने बोला 1+1 2। तो दोनों एक ही चीज पे दोनों अलग अलग चीज बोल रहे हैं, तो एप्लीकेबल कौन सा होगा, मेजोरिटी नहीं, लार्जेस्ट बेंच। लार्जेस्ट बेंच किसमें, 5 जज वाली, तो 5 जज वाले का डिसीजन एप्लीकेबल होगा, 3 वाले का एप्लीकेबल, बराबर। ऐसे ही इफ देयर इज controversy in judgment of Supreme Court having equal bench साइज सेम है, 5 जज 5 जज, then latest judgment will be applicable. उनमें जो लेटेस्ट है वो एप्लीकेबल रहेगा, बरोबर। जैसे समझो 2005 के अंदर 5 बेंच की जज ने बोला 1+1 2। 2012 में वही दूसरे 5 जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बोला 1+1 11। तो क्या रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट कौन सा है, ये वाला, बरोबर। फिर all subordinate courts judgment is applicable in its jurisdiction, उसका जो jurisdiction रहता है उसमें applicable रहता है। lower authority has to always follow judgment of higher authority। हायर अथॉरिटी का जजमेंट उसको फॉलो करना पड़ेगा। हायर अथॉरिटी कैन ओवर रूल जजमेंट ऑफ लोअर अथॉरिटी। लोअर अथॉरिटी का जो जजमेंट है उसको कौन ओवर रूल कर सकता है, हायर अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट स्टेट वाइज होते हैं,
समझो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, वो पूरे महाराष्ट्र में एप्लीकेबल है। महाराष्ट्र में हाई कोर्ट के नीचे का कोई भी अथॉरिटी उसको नहीं मानने की गलती कर ही नहीं सकता है। किसी कोर्ट ने वैसा किया कि हाई कोर्ट ने जो बोला है वो नहीं माना है, तो वो केस के अंदर उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चालू हो जाएगा। आप समझे? अब समझो मुंबई हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, मध्य प्रदेश के लोगों को एप्लीकेबल है क्या? नहीं, पर वो चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। कंपलसरी ये वर्क कैसे करता है? अभी आपके डैडी जो भी बात बोलेंगे वो आपके लिए तो कंपलसरी, पर आपके बाजू वाले के लिए, आपके डैडी ने आपको एक दिन देखा बंसी बजाते हुए, बंसी बंसी बराबर, तो एक दिन आपको बंसी बजाते हुए देखा डैडी ने। डैडी ने आपको घर पे आने के बाद बोला ऐसे नहीं पीने का, ये खराब है, ये है, वो है। आपके साथ बाजू वाला लड़का भी खड़ा था, डैडी ने उसको भी बोला, वो बोला अपने काम से काम कर बुड्ढे। डैडी की बात वो माने ऐसा जरूरी नहीं है, वो डैडी आपके उसके बराबर। हाँ, उसके घर पे बोले तो उसके पिताजी उसको डांटे तो ठीक, पर वो सुनना भी तो चाहिए ना। तो हमेशा कैसा होता है, अभी हाई कोर्ट का जजमेंट उस स्टेट में कंपलसरी होता है, दूसरे स्टेट के अथॉरिटीज फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं ना, पर कंपलसरी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो पूरे इंडिया में है, तो सबको फॉलो करना कंपलसरी। ऐसे ही ITAT थोड़ा और नीचे आ जाता है, इट इज सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल बोल सकते हैं, और CIT अपील और नीचे आ जाता है, सिटी वाइज बोल सकते हैं या थोड़ा तालुका वाइज बोल सकते हैं। तो कभी भी पहले अपील CIT अपील में जाती है, फिर ITAT में, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर ही होता है। तो जो लास्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो फाइनल। तो जब हम अपील डालते हैं तो ये ऑर्डर में जाती है, पहले किसको फाइल करते हैं, फिर बराबर, समझे? ये जो अपन ने पढ़ा, ये क्यों पढ़ना चाहिए? ये एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना काम का नहीं है जितना आपके ऑफिस रिलेटेड काम का, क्योंकि अभी आप लोग क्लाइंट का कोई डेटा हैंडल करते हो, आपको उसके रेफरेंस के लिए, समझो आपके बॉस ने बोला ये बहुत इंटेलिजेंट है, मस्त है, बहुत काम करता है, बढ़िया है, बोले इसको मैं आज ITAT भेजता हूँ चार्टेड के साथ, तो चार्टेड के साथ आपको असिस्टेंट बना दिया। अभी चार्टेड तो आपको बोलेगा ये इसके लिए जरा केस वेस ढूंढ दो, आप ढूंढोगे तो कौन सा एप्लीकेबल कौन सा एप्लीकेबल नहीं, किसको लेने का रेफरेंस में, किसको नहीं, वो मगजमारी आपको करनी पड़ेगी। तो ये नॉलेज रहेगा तो करोगे ना, समझे? तो ये एग्जैम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर रियल लाइफ में ऑफिस में काम करने के बहुत काम की चीज़ है। यहाँ तक समझा आपने को? पहले मैं इन लोग को कॉपी करवा दूँ, फिर आप कॉपी करना। अभी आप लोग कॉपी कर लो जरा फटाफट। पॉज कॉपी, बात नहीं करने का, उनको डिस्टर्ब होगा। पॉज कॉपी, पहले 4 हेडिंग, अब ये पहले 2 लिख लो, पॉज करके लिखो। अब ये लिख लो, यहाँ तक दोनों लिख सकते हैं आप, यहाँ तक पॉज करके लिखो। ये बचा हुआ भी लिख लो, पॉज कॉपी। नहीं लिखा रहेगा तो वापस पीछे जाके बैक करके लिखने का बरोबर से, बरोबर। अभी ये लोग लिख रहे हैं,